चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं तो इससे प्रिजर्व और इससे प्रोसीड भी कर सकते हैं। बेसिकली जो रूरल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, रूरल एरिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वहीं पर है। अगर हमने अपने फूड को रूरल एरिया में अगर हम लोग वहां पे स्टैप करते हैं तो आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है, इस सपने को हम बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। और हमारे पास जो यूथ है, सबसे बड़ा यूथ आज भारत में है, वो यूथ नए नए टेक्नोलॉजीज यहाँ पे ला सकता है और टेक्नोलॉजीज के कारण यहाँ पे लोगों को रोजगार हम लोग अवेलेबल करा सकते हैं। बेसिकली देखा जाता है तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्या हेतु है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने का। अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि टू बूस्ट अ शेल्फ लाइफ ऑफ दैट फूड आर्टिकल। हमारे यहाँ सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग फूड को, हमारा जो फार्मर्स प्रोड्यूस तो करता है बट उसकी शेल्फ लाइफ वो नहीं बड़ा इंक्रीज कर सकता, जिसके कारण ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, दैट इज और कंटामिनेटेड ड्यू टू सेवरल रीजन। सो वी स्टॉप दैट कंटामिनेशन और इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ फूड। अगर उस फूड को हम कंटामिनेट होने से बचा सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंटामिनेशन सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के द्वारा ही नहीं होता, तो उससे अलग अलग चीजें होती है। जैसे कि सबसे ज्यादा कंटामिनेशन फूड का होता है कि फार्मर्स के फील्ड पर। अगर हम जब भी इसे हार्वेस्ट करते हैं हमारे खेतों में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, उसे हार्वेस्ट करने के बाद अगर वो डायरेक्टली उसको जैसे हार्वेस्ट करते हैं और उसे एक सेफ जगह पर नहीं लेके जाएंगे तो सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड हमारे फार्मर्स के फील्ड पर होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हमारा जो लेबर है उनके पास स्किल नहीं है, उन्हें हार्वेस्टिंग का किस टाइप से हार्वेस्टिंग करना चाहिए, किस टाइम पर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, इसका नॉलेज नहीं होने के कारण मैक्सिमम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सीरियल हमारे कंटामिनेटेड हो जाते हैं। सेकेंड मेन बेसिक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन, कभी कभी हेवी रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, जिस कारण हमारे खेतों में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और एनी अदर फूड कमोडिटीज है वो वहाँ पे खराब हो जाते हैं। कभी कभी बारिश कम आने के कारण भी ये खराब है, तो हमें टेक्नोलॉजी का सहारा पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का यूज नहीं तब तक हमें कंडीशन को सॉल्व करने के, प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके हमें नहीं मिलते। इसका सबसे अच्छा प्रोसेस इंडस्ट्री, फूड प्रोसेस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन मींस रोडवेज। अगर बेसिकली जो हमारे रॉ कमोडिटीज होते हैं वो विलेज लेवल पे होते हैं और वहां से अगर फूड स्टोरेज तक, जहाँ गोडाउन से, वेयर हाउसेस से कोल्ड स्टोरेज है, वहां तक हम उस फूड को लेकर भी आते हैं तो हमारे पास रोड की फैसिलिटीज प्रॉपर वे से नहीं है, या फिर गुड्स कैरियर व्हीकल्स अवेलेबल नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कारण मैकेनिकल हमारे फ्रूट और वेजिटेबल पर मैकेनिकल इंजुरीज बहुत हो जाती है। बिकॉज यहाँ के जो रोड्स है, दिस इज सो मेनी प्रॉब्लम्स इन इंडियन रोडवेज एज कंपेयर टू द फॉरेन रोडवेज। दैट इज अ बेसिक और ऑब्जेक्ट फूड प्रोसेस इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी। देन turns new material into the attractive market। आज हमारे बहुत सारे मॉडल है बट इसका हम लोग मार्केट ऐसे अवेलेबिलिटी एंड attractivity of that people's against a food to be changed। पहले हम लोग देखते थे रोटी खाते थे या सिंपल सब्जी खाते थे, आज लोगों को पिज्जा, ब्रेड, बिस्किट्स, इस टाइप्स के फूड्स की बहुत अट्रैक्ट हो, फास्ट फूड की तरफ हम लोग बढ़े। फास्ट फूड का बेसिक रॉ मटेरियल देखा जाए तो यही है हमारे जो टोमेटो है, हम टोमेटो सॉस की बात करते हैं, टोमेटो केचप की बात करते हैं, पिकल्स की बात करते हैं, तो इसका रॉ हमारे पास अवेलेबल है, बट दोस रॉ इज अ लॉस ड्यू टू द सेवरल रीजन दैट प्रोवाइड। अगेन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे फूड इंडस्ट्री का, तो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज पॉपुलेशन, 135 करोड़ ऑफ द पीपल्स इन इंडिया। बट क्या सभी लोगों को जॉब मिलना पॉसिबल है? गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के अंदर बात करें तो बहुत कम है। तो इसीलिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक ऐसा है कि जिसके द्वारा हम लोग लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं एट ए विलेज लेवल बोलो या रूरल एरिया के लिए हम लोग इसको
प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर में अलग काम करती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अलग काम करती है एंड अदर सेक्टर्स में अलग काम करती है। इसके लिए गवर्नमेंट्स ने अलग अलग स्कीम लॉन्च किए हैं। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो जितने भी बड़े बड़े टॉप मोस्ट कंपनीज है, बट दिस परसेंटेज आर बहुत कम परसेंटेज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की इंडस्ट्री भारत में है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा है। अनऑर्गेनाइज से ज्यादा है इसके कारण हमारे जो नियरली अबाउट अगर हम लोग बात करते तो 2 to 3 करोड़ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय द फूड इंडस्ट्री और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। That's why food processing industry is a good platform for students or youth for the generation of employment or to generate a entrepreneurship. अगर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन जीडीपी। आज अगर हम लोग इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है यहाँ पे सबसे बड़ा अगर हाथ है तो एग्रीकल्चर सेक्टर का है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईच एंड एवरी सेक्टर इज बिलोंगिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर कमोडिटी। दैट्स व्हाई द प्ले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन इंडियन जीडीपी। लॉकडाउन के कारण हमारे भारत का जो जीडीपी है परसेंटेज है अभी बहुत कम आ गया। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जीवन जीने की शैली चेंज हो गई है। क्या हम इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का यूज करके एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करेंगे तो हो सकता है जो लोग आज मुंबई, पुणे और बैंगलोर से बाहर वापस आ रहे हैं अपने गांव के तरफ, वो लोगों को भी यहाँ पे रोजगार मिलेगा और हमारे जो फार्मर्स का को एक अच्छा प्रकार का इनकम सोर्सेस यहाँ पे जनरेट हो सकता है। अगर हेलो, हाँ भावनकर सर, कंटिन्यू। हाँ सर, कंटिन्यू। the present status of food processing वेबकैम सर, वेबकैम बंद हो गया आपको? बंद चालू हो गया ना सर? ओके, बंद है? नो हाँ सर, बंद है। अगर हो सकता है तो करिए, नहीं तो फिर कंटिन्यू करिएगा। ओके सर। आवाज The कट रहा है present सर। status of food ओके, कंटिन्यू करिए सर, आपके पास अब बस 30 मिनट बाकी है। the present status of food processing industry is the 42% is organized sector and 25% is 42% is unorganized sector and 25% is organized sector. Food industry is working in India. That's why so many people the opportunity is provided to opportunity for that their creations, their jobs creations, their own entrepreneurships. लास्ट डेकेड अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, अलग अलग सेक्टर वाइज देखिए, सीरियल्स, पल्सेस एंड फ्रूट वेजिटेबल्स, इनकी अगर बात करते हैं हम लोग तो काफी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे यहाँ प्रोडक्शन होता था। बट उस प्रोडक्शन का बेसिक ये था कि वो इतना प्रोडक्शन करने के बाद भी हमारे पास जो वेस्टेज परसेंटेज था या लॉसेस की हम लोग बात करते हैं, दैट इज लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहा था। उस लॉसेस को नियरली अबाउट 5 to 6% और देखा जाए तो वो 10 to 15% तक भी लॉसेस हो रहा था। उस 10 to 15% ऑफ लॉसेस की हम बात करते हैं तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ही लॉसेस चलते रहेगा तो हम हमारे पास हम कितना भी प्रोड्यूस कर लेंगे बट हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल हो सकती। इसीलिए हम लोगों को फूड प्रोसेस इंडस्ट्री में जाना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई और देखा जाए तो इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, द रॉ फूड मटेरियल आर प्रोसीड टू improve their palatability, nutritional value and the shelf life. अगर रॉ मटेरियल की हम उसको palatability और nutritional value को increase कर देते हैं, that is a food processing, and that those demands are increases in India is day by day because all that peoples are go through the health and wealth. That's why the first importance is preservation for the latter consumption or sale to fish at a price, remove of inedible portions,
destruction of removal of harmful substance, conversion to forms desired by the consumer and the subdivision into the ingredients. देखा जाए तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंस है. देन द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. बेसिकली देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आज फूड प्रोसेसिंग मतलब इस आज से नहीं तो कई हजारों सालों से फूड प्रोसेसिंग चलते आ रहा है. बट वहां पे फूड प्रोसेसिंग को 3 टाइप से आज मॉडर्न जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग को 3 वेज से कैटेगराइज किया गया है. इसमें एक है प्राइमरी प्रोसेसिंग, अनदर इज सेकेंडरी प्रोसेसिंग एंड थर्ड वन इज द टर्सरी प्रोसेसिंग. दैट अगर हम बात करते प्राइमरी प्रोसेसिंग की तो इसमें जो कन्वर्ट रॉ मटेरियल इज कन्वर्ट इनटू रॉ मटेरियल इनटू फूड कमोडिटीज. अगेन हम सेकेंडरी प्रोसेसिंग की बात करते हैं टू कन्वर्ट फूड कमोडिटीज इनटू एडिबल प्रोडक्ट्स. अगेन टर्सरी प्रोसेसिंग की अगर बात करते हैं तो इज अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट टू बी अ वैल्यू. सपोज हमारे यहाँ हम लोग गेहूं को खेतों से निकालना, तो गेहूं को खेतों से निकालना मतलब इट्स प्राइमरी प्रोसेसिंग. और दोस्त प्रोसेसिंग ये हमारी प्रोसेसिंग काफी अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले से भी हमारे पास चल रही थी. और हमारे पूर्वजों ने भी इसी टाइप से खेती की कि गेहूं को अगर खेतों से लेके आना है तो थ्रेशिंग जो थी हमारे पास उसके द्वारा हम लोग लाते थे. दिस इज अ प्राइमरी प्रोसेसिंग. सेकेंडरी प्रोसेसिंग हम लोग बोल सकते कि उस गेहूं का क्या बनाते हैं हम लोग, और आटा की हम लोग रोटी बनाते हैं, तो दैट इज आल्सो सेकेंडरी प्रोसेसिंग. अगर टर्सरी प्रोसेसिंग की हम लोग बात करते हैं तो उसी रोटी को आज हम लोग पिज्जा के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं या बर्गर के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं. दैट इज आवर प्रोसेसिंग इज अ टर्सरी प्रोसेसिंग. दैट इज अ वैल्यू एडेड फूड ग्रेन्स इन द इंडिया. तो दोस्त प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रोसेसिंग की अगर बात करते हैं तो जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स एंड सीड्स है, ऑयल सीड्स है, बेवरेजेस है, देन मिल्क है, मीट, पोल्ट्री, मराइन प्रोडक्ट्स. तो अगर फ्रूट वेजिटेबल की आप बात करें तो प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट क्या हो सकते हैं कि क्लीनिंग, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग एंड कटिंग हो सकते हैं. सेकेंड दिस इज अ सेकेंडरी प्रोसेसिंग की और हम लोग बढ़ते हैं तो इसी को हम लोग क्लीनिंग, ग्रेडिंग, कटिंग का हम लोग कन्वर्शन कर सकते हैं स्लाइसेस, पल्प, flakes, paste, preserve and flavored में. Again, those fruit and vegetable is also converted into the tertiary processing is ketchup, jam, sauces, pickle, preserve, candy, chips, grains and seeds की अगर बात करते तो shorting and grading, इसको clean करना according to share of size. Then secondary processing में अगर हम जाते हैं तो अगर बात कर सकते हैं इसका flour, grains is converted into the flours, the broken rice, malt and milling. Again, this grain is also going to thread a tertiary processing that is converted into biscuit. आज जो बिस्किट्स, नूडल, फ्लेक्स, केक, नमकीन जो आया है वो सारे के सारे टर्सरी प्रोसेसिंग है और इसके ये सब कुछ प्राइमरी प्रोसेसिंग से ही होके आता है. देन बेवरेजेस है जिसमें शॉर्टिंग, ग्रेडिंग एंड ब्लेंडिंग की हम बात करते हैं. बेवरेजेस आल्सो 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस. अगर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की हम लोग बात करते हैं जिसके अंदर हम उसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स आते हैं जिसकी चाय, टी, कॉफी, मिल्क, दूध और द नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस. द अल्कोहल कंटेंट इज लेस देन 1%. और द अल्कोहलिक की हम लोग बात करते हैं तो फिर यहाँ पे वाइन, विस्की, रम और इसके अलग अलग प्लांट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे भारत में, इंडिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. अगर इसी बेवरेजेस का हम लोग सेकेंडरी प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे उसका हमारे जो टीज है, टीज लीफ के हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्टिंग कर सकते हैं. दैट इज अ सेकेंडरी प्रोसेसिंग. अगेन दोज बेवरेजेस इनटू अ टर्सरी प्रोसेसिंग. दैट टी बैग्स, फ्लेवर्ड, कॉटेज, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल बेवरेजेस. अगर इस टाइप से अगर हम लोग कन्वर्शन करते हैं बेवरेजेस का तो दो टर्सरी प्रोसेसिंग. मिल्क की बात करते हैं तो ग्रेडिंग एंड रेफ्रिजरेशन. व्हाट इज द ग्रेडिंग? ग्रेडिंग इज टू एनालिसिस ऑफ द क्वालिटी. इनिशियल लेवल पे अगर हमारे गांव में कोई डेयरी है तो गांव में तो डेयरी इंडस्ट्री होती नहीं, दिख रहे, पर गांव में कलेक्शन सेंटर होता है. तो कलेक्शन सेंटर में क्या करते हैं हम लोग, आजू बाजू के जितने भी फार्मर्स है उनका सबका मिल्क वहां पे कलेक्ट करके हम पर्टिकुलर उस मिल्क को एक गवर्नमेंट डेयरी या एनी प्राइवेट डेयरी के अंदर भेजते हैं. तो वहां पे उसको ग्रेडिंग की जाती है.
अब क्वालिटी ग्रेडिंग होने के तरीके मतलब कि फैट एनालिसिस होने का, उसका SLF एनालिसिस होता है, एसिडिटी टेस्ट चेक होती है। तो अगर हमने अपने गांव लेवल पर छोटे छोटे कलेक्शन सेंटर्स भी डाले तो यहाँ पे कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर हम लोग, ये भी एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट है चिलिंग करना। अब हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट डेयरी अवेलेबल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, ये कलेक्शन सेंटर में हम लोग एक रेफ्रिजरेशन सेक्टर लगा सकते हैं, जिससे हम लोग हमारे मिल्क को चिल करके उससे फिर एक रीजनल एरिया में जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, वहां पे उससे भेज सकते हैं, जिसके कारण इस मिल्क की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और सुबह का मिल्क जब ट्रांसपोर्टेशन होके शाम तक जाएगा तो मिल्क सेफ रहेगा। तो इसके द्वारा यहाँ पे कई लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी प्रोसेस की बात करते हैं तो हो सकता है उस मिल्क का ही हम लोग अपने गांव लेवल पे या हमारे रूरल लेवल पर यूज करके उसका कॉटेज चीज में कन्वर्शन कर सकते हैं, उसका क्रीम सेपरेट कर सकते हैं, उस क्रीम से ही हम लोग फिर घी बना सकते हैं, उस क्रीम से हम लोग बटर बना सकते हैं या स्किम मिल्क वहां से निकाल सकते हैं। उसी मिल्क का हम लोग अगर टर्सरी प्रोसेसिंग की अगर बात करते हैं तो टर्सरी प्रोसेसिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे योगर्ट, बटर और चीज, जो हाई क्वालिटीज बटर, हाई क्वालिटीज ऑफ द चीज हम लोग आज यूज कर सकते हैं। और इस मिल्क प्रोडक्ट्स का बेकरी के साथ आपस में बहुत अच्छा कोरिलेशन है, जहाँ पे हर एक मैक्सिमम डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज है बेकरी प्रोडक्ट्स में किया जाता है, जैसे कि आपका बर्गर है, देन पिज्जा, बिस्किट्स, ब्रेड, any whatever we can produce in the bakery industry, maximum the raw component is from that dairy industries. देन मीट एंड पोल्ट्री की बात करते हैं तो आज हमारे यहाँ पे अलग अलग फार्मिंग की तरीके, एग्रीकल्चर में अलग अलग फार्मिंग, गोट फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग्स है या शीप फार्मिंग्स है, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज बिलोंगिंग फ्रॉम द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये एक पोल्ट्री टू एक्सपोर्ट मैक्सिमम अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं पोल्ट्री को इन द फॉर्म ऑफ रॉ, बट अगर उसे प्रोसीड करते हैं, उससे हम लोग उसको रेफ्रिजरेट करते हैं, उसके चिकन को अगर हम लोग प्रिजर्व करके अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो जिसके द्वारा हमें बहुत अच्छी अर्निंग सोर्सेस होगी। और इनिशियल लेवल पर अगर हमारे साथ हम लोग बाकी लोगों को भी एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे दे सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट हम लोग दे सकते हैं, या फिर ट्रेनिंग के माध्यम से लोग अब अलग अलग, और इसमें समुद्र किनारे या फिर हमारे यहाँ पे नदी में भी जो फिश होती है, उस फिश को डायरेक्टली हम लोग रॉ फॉर्म में उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और उस प्रोसेस की भी फिश को हम लोग सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अभी जो इस नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग हमारे यहाँ अभी डेवलप हो रही है उसे क्वाट्रा प्रोसेसिंग बोलते हैं। उस क्वाट्रा प्रोसेसिंग में रेडी टू सर्व और रेडी टू ईट वाले जो प्रोडक्ट्स अभी जो धीरे धीरे कैनिंग प्रोडक्ट्स, जो डब्बाबंद प्रोडक्ट्स अभी बन रहे हैं, उसमें इन चीजों का इस प्राइमरी प्रोसेसिंग का बहुत ज्यादा यूज करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड लास्ट वन इज इम्पोर्टेड, तो अभी डेवलपमेंट की तरफ है हम लोग की क्वाट्रा प्रोसेसिंग, इससे हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हमने बात की कि ये इतने सारे टाइप्स के हमारे यहाँ फूड इंडस्ट्री है, तो देखा जाए तो इंडिया में जो फूड इंडस्ट्री है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, इंडियन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फूड इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं 25%, जिसके अंदर सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इसके अंदर बिलोंगिंग करते हैं। आपका किसान है, पार्ले एग्रो है, देन इंडिया के टॉप मोस्ट इंडस्ट्री जो 25% है, और उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे सारे के सारे स्मॉल इंडस्ट्री बोल सकते कि बेकरी, किसी का फिर मिलिंग है, किसी का देन कोई ब्रेड्स बनाते, कोई नमकीन स्नैक्स बनाते, छोटे मोटे जितने भी है, ऐसे 42% इंडिया में 42% सेक्टर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है 33% है। तो इनका एक ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज और स्मॉल scale industry is converted into a food industry. Those food industry is a part of milk processing, is the edible oil and fat processing, meat and poultry processing, marine processing, sugar and khandesti processing, consumer goods processing, cereal processing,
the fruits and vegetable processing, and those all is a food processing. The topmost food processing these are the topmost food processing इंडस्ट्री इन इंडिया, जिसके अंदर अगर इसमें टॉप 20 या टॉप 50 की हम लोग बात करते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज ने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है, लाखों लेबर यहाँ पे वर्क करते हैं आज। और बेसिकली ये सारे के सारे लेबर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, जो इलिटरेट वर्कर और पीपल्स होते हैं, वो यहाँ पे काम करते हैं। बट अभी ऐसी कंडीशन कोरोना के कारण शायद तक बहुत सारे लोगों का रोजगार भी छीन चुका है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में टॉप जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उससे बेटर हम लोग अपने ही एरिया में अगर एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं तो शायद तक हमारे यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व हो सकता है। बट इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ेगा। दीज आर चीज तो हम बात करें अमूल एंड द किसान इज बेसिकली ये कंपनी देखा जाए तो एक अमूल इज अ कोऑपरेटिव फर्म। जब अमूल स्टार्ट हुआ था तब एक कोऑपरेटिव फर्म था। 1946 में इसका एक स्टेप रखी गई थी। धीरे धीरे आफ्टर द इंडिपेंडेंट इन इंडिया इस स्टेप्स का कन्वर्शन 1952 में इस नेमिंग में दिया गया है कोऑपरेटिव फार्मिंग का अमूल करके, और आज 65 कंट्रीज में वर्क करती है। तो 65 कंट्रीज में वर्क करती है मतलब हर एक कंट्रीज में लोगों को इसने रोजगार प्रोवाइड किया गया। छोटा सा स्टार्ट करके एक बड़े में कन्वर्शन हो गया है। देखा जाए तो जितनी फूड इंडस्ट्री है, अब इन इतने सारे टॉप मोस्ट फूड इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि अगर इंडिया की जीडीपी जो आज इंडिया की जीडीपी में 14% फूड इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन है। इंडिया में जो इकोनॉमिक्स आती है, फॉरेन करेंसीज आती है, इसमें सबसे बड़ा अगर रोल होगा तो हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है, और बाकी अदर सेक्टर 86% इंडियन जीडीपी के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन है। तो आज पूरा का पूरा एरिया आज खाली पड़ा है। अगर हम देखा जाए तो हमारे एरिया में आज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर केवल 2% ही हम लोग 2% ही प्रोसीड कर पाते हैं। तो अभी भी हमारे पास 98% है, और 98% चांसेस है कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप और लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो फूड इंडस्ट्रीज है, 14% फूड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अगर आज किसी का रोल होगा तो बेवरेजेस। जो अब बेवरेजेस में भी, इसमें बेवरेजेस में अभी मैंने बताया कि बेवरेजेस में मिल्क आता है, टी आती है, फ्रूट जूसेस आते हैं, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो 30% आर फूड कमोडिटीज इज इन बिलोंगिंग फ्रॉम दैट अ बेवरेज इंडस्ट्री। रिमेनिंग आर मिल्क इंडस्ट्रीज, ग्रेन पल्सेस एंड द मीट एंड डेयरी इंडस्ट्रीज। तो ये आज हमारे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। अगर अपॉर्चुनिटीज फूड प्रोसेस इंडस्ट्री, तो इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है, तो सबसे ज्यादा टैलेंट है, लोगों के पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, सबके पास अलग अलग स्किल्स है। देन आवर इंडियन गवर्नमेंट हैज टू स्टार्ट अ न्यू स्कीम्स, दैट्स व्हाई द बेटर अपॉर्चुनिटी इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर स्टेज एक नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे हमारे पास स्टेज है। उस स्टेज का हम लोग यूज कर सकते हैं। देन चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास बहुत अच्छी है, बट अपॉर्चुनिटी के साथ चैलेंजेस भी हमारे पास आते हैं। और दो चैलेंजेस आर देखा जाए तो सबसे जो चैलेंजेस है फूड इंडस्ट्री के अंदर, वर्कर तो है बट स्किल वर्कर का प्रॉब्लम है। दैट्स वाई स्किल वर्कर सबसे बड़ा चैलेंज है कि आज कोई भी इंडस्ट्री किसी को भी इनिशियल लेवल से ट्रेन करना नहीं चाहती, उन्हें ट्रेन स्किल वर्कर चाहिए। वो फाइनेंस पैसे देने के लिए या पेमेंट करने के लिए आगे पीछे देखने के लिए उनको स्किल वर्कर मिला। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी मैंने बता चुका सबसे बड़ा चैलेंज है। स्टोरेज आल्सो चैलेंजेस, मार्केट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, दोज आर आल्सो चैलेंजेस। और सबसे बड़ा चैलेंज है आज फूड इंडस्ट्री डालना है फाइनेंस, और फाइनेंस के लिए आज गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीमों को लॉन्च किया है। उसके बाद व्हाई पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है? बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीजन है कि डिजायर टू बी ओन, खुद के मालिक होते हैं हम लोग। डिजायर टू सक्सीड फाइनेंशियली, हम लोग आगे चल के हम लोग अपना फ्यूचर और अपने आने वाली पीढ़ियों को सेव कर सकते हैं। डिजायर फॉर जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पे हमारी खुद की जॉब की सिक्योरिटी है। डिजायर फॉर एन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकती है। तो और इसलिए
एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप हमें बनना है और जिससे हमारा फायदा है। देन हाउ टू स्टार्ट अ फूड बिजनेस। आप फूड बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखा जाए कि हम लोग फूड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले अपना एरिया सिलेक्ट करना होगा। हमारे पास एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया से कोई भी फील्ड आप सिलेक्ट कीजिए। फ्रूट वेजिटेबल्स है, सीरियल पल्सेस है, बेवरेजेस है, आपको जिस एरिया में इंटरेस्ट है उस एरिया को आप सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद यू कैन राइट अ एग्जैक्ट बिजनेस प्लान। देन बिजनेस प्लान के बाद आप लोगों को आज गवर्नमेंट ईडीपी एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम या एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स, ईडीपी ट्रेनिंग्स होती है। कोई भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चूज करके आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट MCD, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी एक MCD प्रोग्राम चला रही है, जिसके अंतर्गत वो बहुत सारे SC ST कास्ट के स्टूडेंट को फ्री ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड किया और ओबीसी लोगों को कुछ इसका हो सकता है कि कुछ पे करना पड़े, बट यहाँ पे आप पर्टिकुलर इससे ट्रेनिंग ले सकते हैं। देन आवर नेक्स्ट इज स्टेप है चूज अ बिजनेस लोकेशन। आपको एक बिजनेस की लोकेशंस को चूज करना पड़ेगा, किस एरिया में आपको, रूरल में जाना है कि अर्बन में जाना है, कहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप को जनरेट करना है, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है, रॉ मटेरियल कहाँ अवेलेबल है, इस टाइप से आप अपनी लोकेशंस को चूज करो। देन नेक्स्ट स्टेप है कि फाइनेंस योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को फाइनेंस कर सकते हैं। अब फाइनेंस के लिए आपको पहले फाइनेंस के लिए आपको देखना पड़ेगा, आप सेल्फ फाइनेंस कर सकते हैं, बैंक के थ्रू जाओगे। अब बैंक के थ्रू जाओगे तो किस टाइप से जाओगे, इसकी प्रोसेस क्या है, वी आर डिस्कस ऑन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। नेक्स्ट इज अ डिटर्मिनेशन लीगल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस चालू करने के लिए आपको देखा जाए तो एक लीगल स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। लीगल स्ट्रक्चर के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ योर बिजनेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस नेम, देन रजिस्टर फॉर स्टेट ऑफ लोकल टैक्सेस, आपको लोकल टैक्सेस के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। ऑब्टेन बिजनेस लाइसेंस एंड परमिट्स। उसके बाद हमें अंडरस्टैंड एम्प्लॉय, हमको अपने जो एम्प्लॉय है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देन उसके बाद फाइंड अ लोकल, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की हॉनेस्ट अबाउट द बिजनेस। आप अगर अपने बिजनेस के प्रति हॉनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप कितना भी कुछ करोगे तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू बूस्ट अ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे अब पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि सेटिंग अप फूड प्रोसेसिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग के ट्रेनिंग सेंटर्स गवर्नमेंट ने सेट किए। क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर द रनिंग अ डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज, अलग अलग एजुकेशन गवर्नमेंट ने फूड प्रोसेसिंग से चालू किया है, जिसका एक पार्ट है बैचलर ऑफ वोकेशन। देन गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो मैंने आपको बताया था कि ये गवर्नमेंट यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा इसके पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। अब गवर्नमेंट स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अब गवर्नमेंट की स्कीम हमें पता होना चाहिए। हम फूड इंडस्ट्री, हाँ सर, बावनकर हेलो, आपकी कोई वीडियो है क्या और आपको प्ले करनी है? वीडियो है सर, लिंक है आखिरी में, बस ये इम्पोर्टेंट चीजें। आपके पास अभी 9 मिनट बाकी है। Okay, sir, we will extend our time. Again, we take the 60 minutes link. But stay with the same platform. सर वीडियो इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये जो स्लाइड्स है यहाँ पे, हाँ, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, कंटिन्यू। ओके सर। गवर्नमेंट स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आज गवर्नमेंट ने शो किया है, और हम उस स्कीम का बेनिफिट्स लेके अपने एंटरप्रेन्योरशिप को जनरेट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने एक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को लॉन्च किया था 2016 में, आई थिंक 2016 से 2020 के लिए। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना देखा जाए तो बेसिकली ये बड़े उद्योजकों के लिए है, जहाँ पे जिनका ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है और जो ऑलरेडी फुलफिल है, वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, और जिनके बिजनेस सेटअप है वही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत जो बिजनेस आते हैं, इसमें सबसे बड़ा है मेगा फूड पार्क।
जो आज हम लोग मेगा फूड पार्क देख रहे हैं, आज वर्धा में भी एक फूड पार्क है। ऐसे बहुत से भारत में 17 से 18 फूड पार्क है जो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं कोल्ड चेन की, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की, क्रिएशन और एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेटिव कैपेसिटीज। ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो 50 करोड़ तक प्रोवाइड करती है, इसमें 50% सब्सिडीज होती है। मतलब 100 करोड़ तक का आपका बिजनेस है तो 50 crores is a subsidy. This grant is generated by the government, but this scheme is only for the large scale industries. Then agro-processing cluster scheme for creation of backward and forward linkages, food safety and quality assurance infrastructures, human resources and institutions और ऑपरेशन ग्रीन करके एक लॉन्च किया है 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत। हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की तरफ। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP प्रोग्राम आज पूरे भारत लेवल पर इसे चालू है और ये स्कीम बेसिकली छोटे उद्योगों के लिए जिनका एम है कि 1 करोड़ तक की हम लोग बिजनेस डाल सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम का बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। ये स्कीम बेसिकली प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम लॉन्च किया गया है KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, या इस दोनों ने मिलकर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं और यहाँ पे PMEGP प्रोग्राम यहाँ पे रन होता है। PMEGP प्रोग्राम प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे 1 करोड़ तक का हम लोग गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं और गवर्नमेंट इसे प्रोवाइड करती है इस टाइप्स के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद हम अपने स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं कि बेसिकली हमको हमारे स्टेट के कोई स्कीम का बेनिफिट लेना है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की यहाँ पे स्कीम है जो स्कीम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है और इस स्कीम का नाम है CMEGP, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बेसिकली इसको डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री महाराष्ट्र गवर्नमेंट, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसके अंदर और बैंकों को यहाँ पे सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन होता है बैंक का। यहाँ पे जो MCD के जो वर्कर्स होते हैं महाराष्ट्र सेंटर एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो एक ऐसा गवर्नमेंट का एक बोर्ड है जो इस CMEGP प्रोग्राम और PMEGP प्रोग्राम्स को के बेनिफिशरीज को फाइंड आउट करने में उन्हें सपोर्ट करता है, उन्हें पूरी तरीके से हेल्प करता है और उन्हें EDP उनको एक एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको खुद की इंडस्ट्री या खुद का एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से वो जनरेट कर सकते हैं यहाँ वो पूरा हेल्प करते हैं। और इनिशियल लेवल से लेके मार्केटिंग तक आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी ये MCD के ऑफिसर्स आपको हेल्प करते हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर MCD का ऑफिस अवेलेबल है आज। तो बेसिकली उनका इस CMEGP प्रोग्राम में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। ये CMEGP प्रोग्राम से काफी लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है, बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने जनरेट किया है। अब इस CMEGP प्रोग्राम्स का हम लोग बात करते हैं, इसका विजन क्या था? इसका टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया एज वेल अर्बन एरियाज, द स्टेट थ्रू सेटिंग अप द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स। तो ये 50 लाख तक प्रोवाइड कराते हैं लोन, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे SC और ST कैटेगरी के लोगों के लिए जो सब्सिडीज है वो सबसे ज्यादा है 35%, और ओपन एंड OBC कैटेगरीज के जो पीपल्स है उसके लिए 25% तक सब्सिडी है। बट वुमेन्स के लिए स्पेशली देखा जाए तो वुमेन्स के लिए 35%, ऑल कैटेगरी ऑफ वुमेन कैन बी बेनिफिशियरी ऑफ द 35% ऑफ सब्सिडीज। अब यहाँ पे भी इनकी दो प्रॉब्लम्स है कि एक आप रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में, अगर स्पेशली अगर हम लोग रूरल एरिया में जाते हैं तो रूरल एरिया में इस प्रोग्राम्स के इस स्कीम के बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इस बेनिफिट से आप 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का बिजनेस अब डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे सब्सिडी अगर रूरल एरिया में जाते हैं और किसी महिला ने अगर इसका स्कीम के तहत कोई बिजनेस डालता है तो उसके बाद वो लोग उसकी 35% सब्सिडी गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और इस सब्सिडी को प्रोवाइड कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर और MCD
जो हमारे गवर्नमेंट्स के दोनों सेक्टर्स है, दोनों सेक्टर्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पे आप महिला बचत गट है या कोई भी बचत गट है या फिर किसी का भी कोऑपरेटिव फार्म का, वो लोग भी इस स्कीम का हेल्प कर सकते हैं। स्पेशली जो CMAGP प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पे प्रोसेसिंग्स के लिए ही देखा जाए तो स्कीम है, प्रोसेसिंग सेक्टर को ही ये लोग फाइनेंशियली या फंड अवेलेबल कराते हैं, नथिंग बट अ फार्मिंग के लिए। तो आप प्रोसेसिंग स्कीम का यूज करके प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अब इतने बड़ी स्कीम है PMAGP और CMAGP, तो इन स्कीम्स का बेनिफिट कैसे होगा और हम लोग इससे कैसे, आप लोग एक्चुअली सबसे बड़ा हमारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि हम लोग इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सिंपल है, इस स्कीम का सबसे पहले क्या करेंगे कि आप क्लिक कीजिए CMAGP की पोर्टल जो गवर्नमेंट ने बनाया है, उस ई पोर्टल पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म, एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, उस अंडरटेकिंग फॉर्म को डाउनलोड करके आप प्रिंट करके फिलअप करके स्कैन करके रख सकती है। देन उसके बाद आपको जाना है क्लिक ऑनलाइन एप्लीकेशन और फॉर इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेशन। इसके बाद हमें पार्टनरशिप बिजनेस अगर डालना है या सेल्फ बिजनेस डालना है, तो वहां पे दोनों में अलग अलग ऑनलाइन मोड दिए हैं। आप किसी भी एक को, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप में जाइए, अगर आपको इंडिविजुअल लोन लेना है तो आप इंडिविजुअली उसमें इंडिविजुअल में क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद हो Bhavandkar sir, I will request you to stop Yes, this sir. session right now. Only 1 Yes, minute sir. left in my hand. ओके Okay, सर, I will immediately give the second link one. Okay, so again you have Hello? to join on the same link. ओके सर, सर मेरे पास 1 Okay, sir. मिनट है और अपने पास बहुत कुछ है अपना बताने के लिए स्टूडेंट्स को। So we हाँ, will sir. end the meeting one and immediately Okay. join on the same link. Please Okay, stay sir, with the same link one. I will Okay, immediately okay, sir.